हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसे तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों भागों में से हम जो भाग देखेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आपने यदि कभी नाम सुना हो इतिहासकार मिल, एक अंग्रेजी इतिहासकार है जो कि एक दार्शनिक भी है। इतिहासकार मिल ने भी भारतीय इतिहास को तीन भागों में ही बांटा है। उन्होंने प्राचीन भारत के लिए कहा कि प्राचीन भारत में हिंदुओं का राज था, मध्यकालीन भारत के लिए कहा कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का राज था, और आधुनिक काल के लिए कहा कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों का राज था। तो कहीं ना कहीं अपन ये देखें, अंग्रेजी इतिहासकार मिल भारतीय इतिहास को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो, हिंदुओं का काल, मुसलमानों का काल, अंग्रेजों मतलब ईसाइयों का काल। यदि हम बेसिकली नाम भी देखें तो प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं तो नाम देखते हैं, राजाओं के नाम मिलेंगे हमें। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, दंतिपुत्र, मिहिर भोज, सारे हिंदुओं के से नाम हैं। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो राजाओं के नाम चेंज हो जाते हैं। राजाओं के नाम मिलते हैं उनमें बलबन, इल्तुतमिश, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, सारे मुसलमानों के से नाम हैं। जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे अब आगे, तो हम वापस नाम बदले हुए पाएंगे ना। हम नाम पढ़ेंगे बार्थोलोमेव डियाज, वास्को डिगामा, पेड्रो अल्वारेज केब्राल, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, सारे अंग्रेजों के से नाम हैं। फिर आपने यदि ना सुना हो कि अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेज ये कहते थे कि पहले प्राचीन भारत में हिंदुओं का राज था, फिर मुसलमान आए और मुसलमानों ने हिंदुओं के राज को समाप्त कर दिया। फिर आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं कि आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब से हुई? जब से अंग्रेज आए। मतलब मॉडर्न इंडिया हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पढ़ना शुरू करते हैं। इसका मतलब अंग्रेज बताना चाहते हैं कि भारतीयों को आधुनिक हमने बनाया है। इनकी जिंदगी धोतियों में निकल गई थी, हमने इनको पैंट पहनना सिखाया है। अंग्रेज इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं, अंग्रेज इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि भारतीयों को आधुनिक बनाने वाले हम हैं। तो ये था। अब हम जो सेगमेंट पढ़ेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग वह किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए तथा उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। दूसरा भाग वह किस प्रकार हमने अंग्रेजों का विरोध किया तथा उन्हें हमारे देश से भगाया। पहले वाले भाग में हम पढ़ते हैं अंग्रेजों की नीतियां और उनका शासन, कि किन नीतियों का आधार पर उन्होंने शासन किया, उनके रूल के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, उन्होंने शासन करने के लिए कैसी कैसी नीतियां बनाई। दूसरे वाले भाग को हमने नाम दिया राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। अब आप एक चीज बताओ कि अंग्रेज भारत आए क्यों थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था अंग्रेजों को जो कि उन्हें भारत आना पड़े? तो चलिए देखते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन जहन में उठना स्वाभाविक है, आखिर अंग्रेज आए क्यों थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था अंग्रेजों को कि वो भारत आए? और ऐसा भी नहीं है कि अकेले अंग्रेज ही भारत आए थे। अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। पुर्तगाल के लोगों को पुर्तगाली, हॉलैंड और नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था, इंग्लैंड के लोगों को अंग्रेज, डेनमार्क के लोगों को डेनिश, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी, स्वीडन के लोगों को स्वीडिश। ठीक है गाइज? तो आपने यदि कभी प्राचीन भारत पढ़ा हो तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, कलिवज्जे का सिद्धांत। कलिवज्जे का सिद्धांत क्या था कि यदि कोई भारतीय समुद्र की यात्रा करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट मान लिया जाता था। अपने यहाँ साफ साफ कहा जाता था कि वह स्थान जहाँ तक काले हिरण विचरण करते हैं तथा मूंज घास पाई जाती है उतना भारत है। यदि कोई भारतीय उससे आगे जाता है तो वह भारतीय नहीं माना जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट मान लिया जाता था। इस चक्कर से अपने वाले कभी समुद्र की यात्राएं नहीं करते थे। जब अपने वाले समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे तो ये व्यापार भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी व्यापार तो होगा ना। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि उस समय व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था, दिलमून बहरीन से होता था। इसी प्रकार
अब भी व्यापार तो होता होगा ना, जब उस टाइम व्यापार होता था तो अब भी व्यापार तो होता होगा। अब अपने सारा व्यापार करते थे अरब, अपने यहाँ से सारा भारत से सारा सामान लेकर जाते थे अरब, और यहाँ से अरबों से सामान जाता था यूरोप। ये एक क्रम बना हुआ था। आपने यदि कभी पढ़ा हो, मध्यकालीन भारत पढ़ा हो, तो पहला अरब आक्रमण पढ़ा होगा। पहला अरब आक्रमण करने वाला कोई बंदा था तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। जब यहाँ पर अरब आक्रमण करते हैं तो अरब अपने यहाँ से एक चीज़ ग्रहण करते हैं, दशमलव प्रणाली को ग्रहण करते हैं। दशमलव प्रणाली को ग्रहण करते हैं, इसीलिए भारत से दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया, इसलिए अरब देशों में दशमलव प्रणाली को हिंदसा कहा जाता है। और अरबों से दशमलव प्रणाली को यूरोपियन ने ग्रहण किया, इसलिए यूरोप में दशमलव प्रणाली को अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है। ठीक है गाइज। अब आपने यदि एक टाइम था, ये अरबों वाला सिस्टम था ही नहीं, ये यूरोप वाले सीधे भारत आते और सीधे भारत आकर यहाँ से सामान ले जाया करते थे। आपने यदि कभी पढ़ा हो रोमन साम्राज्य के बारे में, यूरोप में एक साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, जो बहुत समृद्ध था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसकी राजधानी थी रोम। रोम जब राजधानी थी तो रोम वालों के पास भयंकर वाला पैसा था, भयंकर वाला। रोम अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, विशेषकर दक्षिण भारत आया करते थे। अरिकामेडु पांडिचेरी बंदरगाह एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, रोम वहाँ आया करते थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यूरोप में रोमन साम्राज्य कब था? जब भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा था, उस समय यूरोप में रोमन साम्राज्य चल रहा था। जब हम पढ़ते हैं भारत में शुंग, कणु, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, चेर, चोल, पांड्य, ये सारे वंश थे। उस समय को मौर्योत्तर काल कहा जाता है, जब रोमन विशेषकर दक्षिण भारत आते थे। अब किस लिए आते थे? रोमन मसाले खरीदने के लिए आते, और मसालों में भी ये काली मिर्च खरीदने के लिए। इनको काली मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। आपने यदि पढ़ा हो पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। अब जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि पहला विदेशी आक्रमण करने वाला यदि कोई बंदा था तो वो ईरानी थे, और उनमें कोई बंदा था तो वो था दारा, डेरियस। दारा यहाँ पर कब्जा करता है, यहाँ से कर वसूलता है, लेकिन भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, भारत पर कोई ये अपनी छवि नहीं छोड़ के गया। लेकिन जो अगला आक्रमण है वो करते हैं ग्रीक, यूनानी। यूनानियों में एक बंदा है सिकंदर, इसको आप सभी जानते होंगे, अलेक्जेंडर। सिकंदर व्यास नदी तक आता है। सिकंदर पोरस के साथ युद्ध करता है, झेलम व वितिस्ता का युद्ध 326 बीसी में, और सिकंदर शानदार वाला हिट होता है भारत में, शानदार वाला। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। तो हमने मुहावरे बनाए हैं, बाकायदे लोकोक्तियां बनाए, जो जीता वही सिकंदर। किसी राजा की लोकप्रियता का आधार होता है कि वह जनश्रुतियों में आ जाए। कोई राजा कितना लोकप्रिय है उसका पता लगता है कि वह जनश्रुतियों में है। तो अगला, अपने साथ एक दिक्कत थी कि अपन यूनानियों को यूनानी बोलते नहीं थे, अपन इनको बोलते थे यवन। यवन, हमने खूब सारी चीज़ें यवनों से सीखी हैं, हमने नाटक यवनों से सीखे हैं, इसलिए नाटक में जो पर्दा वो प्रयोग होता है उसे हम यवनिका कहते हैं। अपने तो इस पर्दे को कहते थे चिलमन। आपने कभी बॉलीवुड की फिल्म है एक जिसका गाना सुना हो, ये जो चिलमन है तुम्हारी दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, सुनना कभी यूट्यूब पर। अपने यहाँ चिलमन बोला करते थे। अब अपने दिमाग में एक चीज़ सेट हो चुकी थी कि यवन होते हैं वो गैर भारतीय। यवन गैर भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। इसके बाद कोई भी बाहर से आया हमने उसे कहा यवन। शक आए हमने कहा यवन, कुषाण आए हमने कहा यवन, मुस्लिम आए हमने कहा यवन, अंग्रेज आए हमने कहा यवन। इसी प्रकार रोमन आए हमने कहा यवन। रोमन ज़्यादातर खरीदते थे काली मिर्च, इसलिए हमने कहा यह यवनों को प्रिय लगती है, हमने काली मिर्च का नाम निकाला यवन प्रिया। ठीक है गाइज। इस समय जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय आधारित होता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। जैसे कि मेरे को ये बोर्ड चाहिए और मेरे घर पर होती है फसल, मैं दुकान वाले भैया के पास जाता हूँ और जाकर कहता हूँ भैया आप मुझे बोर्ड दे दो, मेरे पास गेहूँ है, आप ये गेहूँ रख लो। दुकान वाले भैया अपने पास गेहूँ रखते हैं और मुझे ये बोर्ड दे दो। मतलब मुद्रा नहीं है यहाँ, वस्तु के बदले वस्तु। मैंने गेहूँ दिए, उन्होंने मुझे बोर्ड दे दिया। वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय कहलाता है। इस समय
अब रोमन आते, रोमन अपने से खरीदते काली मिर्च लेकर, मसाले लेकर जाते थे। अब रोमन बदले में कुछ तो देंगे। अब रोमनों के कांच के बर्तन शानदार हुआ करते थे। अब रोमन आते, रोमन कहते ये हमारे कांच के बर्तन है, ये ले लो आप। अपने वाले हाँ ठीक है, जैसे उन्होंने दिखाया किसी को कि ये गिलास है, ये ले लो। अपने वाले क्या काम आएगा यार, अरे देख लो शाम को आ जाएगा, पैक वैक मारने में काम आ जाए। अपने वाले यार बात तो ठीक है तेरी, पर रात को पीने के बाद ये छूट गया हाथ से तो ये तो गिर जाएगा और टूट जाएगा, तो नहीं नहीं हम ये नहीं लेंगे। तो फिर भैया बता दो आप, रोमन में हमारे रोम में अच्छी अच्छी वस्तुएं बनती हैं, आप बता दो आपको क्या चाहिए, हम आपको वो लाकर दे देंगे। हमारे वाले नहीं, लेंगे हम एक ही चीज, और लेते हम एक ही चीज थे, सोना, गोल्ड। ये दिखाता है भारतीयों की सोने के प्रति दीवानगी कितनी है, जो आज भी बदस्तूर जो कि तो जारी है, कुछ मतलब गिरावट नहीं आया है। आज भी भारत में सर्वाधिक लिक्विड मनी कोई है तो वो सोना है, गोल्ड है। ठीक है गाइज, अपने तो यहाँ मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत था, मेगास्थनीज आता है तो चक्कर में पड़ जाता है कि भारत वाले इतना सोना लाते कहाँ से है। यहाँ महिलाओं ने सोना पहन रखा है, पुरुषों ने सोना पहन रखा है, बच्चों ने सोना पहन रखा है, आखिर ये लाते कितना है और कहाँ से हैं। तो उसने अपने वाले किसी से पूछ लिया, एक दिन बुलाया कि अरे इधर आ, ये इतना सोना लाते कहाँ से हो आप। अपने वाले बेटे फेंकने में माहिर एक नंबर की। अपने वाले तेरे को नहीं पता। उसने कहा भाई पता होता तो क्यों पूछता, तो सुन किसी को बताना मत। ठीक है तू बता तो सही। ये जो चींटियां होती है ना, चींटियां आंट, ये चींटियां सोने के अंडे देती हैं। मेगास्थनीज बाकायदा अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है भारत में सोने के अंडे देने वाली चींटियां रहती हैं। अब आप सोच सकते हो कि भाई साहब का फेंकने का तरीका क्या होगा कि सामने वाला लिखता है। अब देखो आपको यदि पता हो, एक रोम का एक राजा था न्यूरो, आपने सुना हो कभी नाम। जब रोम जल रहा था तो न्यूरो हंस रहा था, वही न्यूरो है ये। जब न्यूरो राजा था और न्यूरो को पता लगा कि ये रोमन वाले यहाँ से सोने का जहाज भरकर ले जाते हैं और भारत जाता है, यह जहाज खाली होता है तथा काली मिर्च का भरकर वापस आता है। रोमनों का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन गड़बड़ाया हुआ था, पूरा अपनी तरफ झुका हुआ था। तो बाकायदे न्यूरो आज्ञा जारी करता है कि कोई भी व्यापारी सोना लेकर नहीं जाएगा तथा सोने के बदले काली मिर्च लेकर नहीं आएगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, सोने का जहाज दे के आ जाते हो और काली मिर्च लेके आते हो, मतलब हद कर दी तुम लोगों ने। बड़ी बात सुनो, अब व्यापारियों ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया था कि भूंगल राजा, तेरे को क्या पता काली मिर्च का मजा क्या है। काली मिर्च है भाई, करंट पैदा करती है शरीर में। तो मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी एक राजा की आज्ञा मानने से मना कर देते हैं काली मिर्च के लिए। अब आप सोच सकते हो काली मिर्च की कितनी अहमियत है इन लोगों की जिंदगी में। अब कालांतर में रोमन साम्राज्य टूट जाता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसके दो भाग हो जाते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी होती है कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है वर्तमान में इस्तांबुल, उसको पहले कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। अब राज्य छोटे हो गए थे। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में जो देश आते हैं वो है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। पूर्वी रोमन साम्राज्य में आते हैं तुर्की, यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया आदि देश आते हैं जो पूर्वी रोमन साम्राज्य में आते हैं। अब राज्य छोटे हो गए थे, अब राज्य छोटे हो गए तो इनकी व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई, क्योंकि जब राज्य बड़ा होता है तो उसकी व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती है, जब राज्य छोटा हो जाता है तो उसकी व्यापारिक गतिविधियां कम हो जाती है। इस कारण इन्होंने खुद ने ही व्यापार करना बंद कर दिया था। अब सामान लेने के लिए खुद भारत नहीं जाते थे। अब उदय हुआ मध्यस्थों का, व्यापार कर, क्योंकि व्यापार कोई ना तो कोई करेगा। जैसे हम व्यापार नहीं करते थे तो हमारे अरब करते थे, उसी प्रकार अब व्यापार करने के लिए मध्यस्थ कौन थे? अरब थे। अब अरब भारत आते, भारत से सामान जाता अरबों के पास, अरबों से सामान जाता पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य सामान जाता पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये एक व्यापार का नया मार्ग था। अब अपन सोना तो लेते ही थे,
अपनी एक आदत थी अपन सोना तो ले, लेकिन अब हम अरबों से सोने के साथ साथ अरबी घोड़े भी लेने लग गए थे, क्योंकि इस समय अरबी घोड़ों की बड़ी डिमांड थी भारत में, क्योंकि युद्ध हो रहे थे और युद्धों में अरबी घोड़े अच्छा प्रदर्शन करते थे। इसलिए हम सोने के साथ साथ अरबी घोड़े भी लेने के लिए लेने लग गए थे। अब 1453 में एक समस्या उत्पन्न होती है। 1453 में उस्मानिया तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। उस्मानिया तुर्क कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले उस्मानिया तुर्कों ने यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका के कई क्षेत्रों पर, कई भागों पर अधिकार कर रखा था, लेकिन इनका ईसाइयों की राजधानियों कुस्तुनतुनिया और रोम, इन दोनों राजधानियों पर कब्जा नहीं था। लेकिन अब कुस्तुनतुनिया पर इनका कब्जा हो गया। जब इनका कब्जा कुस्तुनतुनिया पर हो गया तो व्यापार का जो ये वाला मार्ग था, ये वाला मार्ग बंद कर दिया। इन लोगों ने कहा, जैसे इन लोगों का कब्जा हुआ तो इन लोगों ने कहा, अगर हमारे वाले मार्ग पर, हमारे वाले रास्ते पर कोई भी व्यापारी मिल गया, टांगे तोड़ के रख देंगे, फिर चप्पलें हाथ में लेके भगते बुरे लगोगे। इसलिए ये वाला मार्ग अब बंद हो चुका था। अब हम व्यापार करते थे, अब इधर माल जा नहीं रहा है तो व्यापार पर दोनों तरफ फर्क पड़ता है, तो हमारे व्यापार पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अपन ने कहा कि अरे बढ़ने दो रे यार, अपने को मसाले बेचने, काली मिर्च बेचनी, अपन और किसी को बेच लेंगे। लेकिन अब इन लोगों को काली मिर्च मिलना बंद हो गई थी। अब आप सोच सकते हो, जो लोग काली मिर्च के लिए एक राजा की आज्ञा नहीं मान रहे थे, अब वो लोग क्या क्या करेंगे। आप इनके लिए काली मिर्च कुछ इस तरह थी, जैसे कि शराबी के लिए शराब की लत होती। जैसा आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब शराबबंदी हुई और शराब की दुकानें खुली, उस दिन, उससे पहले दिन खबर आई कल से शराब की दुकानें खुलेंगी, तो हमारे वाले सुबह 4 बजे लाइन में खड़े हो गए थे। एक एक 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई थी शराब की। तो ये काली मिर्च इन लोगों के लिए किसी शराब से कम नहीं थी। इस काली मिर्च ने यूरोप में बहुत पंगे करवाए हैं। यहाँ के लोगों ने यहाँ के राजा रानियों पर दबाव डाला है कि तुम कैसे लिच्चड़ लिच्चड़ राजा रानी हो रहे, तुम लोग काली मिर्च नहीं लाकर दे सकते हम लोगों को। या स्पेन की रानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजा हेनरी बाकायदा घोषणा करते हैं कि जो लोग समुद्र यात्रा की में रुचि रखते हैं वो हमारे पास आओ, हम उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, बड़े बड़े जहाज देंगे, सुरक्षा देंगे, पर प्लीज प्लीज भारत का रास्ता खोज निकालो। काली मिर्च बगैर रहा नहीं जा रहा है हमारे लोगों से। तो स्पेन की रानी इसाबेला के पास एक बंदा आता है कोलंबस, और पुर्तगाल के राजा हेनरी के पास एक बंदा आता है बार्थोलोमेव डियाज। कोलंबस को एक बात पता थी कि भारत वाले होते हैं काले। कोलंबस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फाइनली एक बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर काले कट लोग, वह देखता है, कहता है यस इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा रुक रुक रुक, क्या कह रहा है, इंडिया आ गया? अरे इंडिया नहीं है ये, तो फिर इंडिया किधर है? इंडिया ईस्ट में है, तो फिर मैं किधर आ गया? तू वेस्ट में आ गया। कोई नहीं, तो तुम भी काले, इंडिया वाले भी काले, तुम्हारा नाम वेस्ट इंडिया। मतलब कोलंबस वेस्ट इंडीज चला गया था। अब इसे कोई बताए कि भाई मान लिया एक हद तक हम काले हैं, लेकिन इतने भी काले नहीं हैं। वेस्ट इंडीज वालों में हम में फर्क है, और काले हैं तो भी उनके और हमारे होठ कहीं नहीं मिलते। फाइनली कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। अपने काम का ये बंदा इतना नहीं है, अपने काम का बंदा है जो बार्थोलोमेव डियाज है। बार्थोलोमेव डियाज चलता रहता है, चलता रहता है, चलता चलता अफ्रीका के ये जो नीचे वाला भाग है, इस वाले भाग में पहुंच जाता है। इस वाले भाग को कैप कहते हैं। किसी भी महाद्वीप के जो ये नीचे वाला भाग होता है, इसे कैप कहते हैं। तो बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में इस कैप पर पहुंच जाता है। वहाँ इसने कुछ इंडियंस को देखा, इंडियंस को देखकर कहता है यस इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। अपने वाले खड़े थे, अपने अरे रुक रुक रुक, क्या बोल रहा है, इंडिया ही तो है ये इंडिया नहीं है। तो फिर इंडिया किधर है? इंडिया ईस्ट में है। फिर मैं कहाँ गया? तू अफ्रीका महाद्वीप में खड़ा है। ओ, तो तुम लोग मुझे इंडिया ले चलोगे? बिल्कुल ले चलेंगे, चल हमारे साथ, किराया निकाल तू तेरा पहले।
वो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एक दोस्त है वो जाएगा। ठीक है, तू अपने दोस्त को भेज देना। भैया वो इंडिया वो काली मिर्च वाला, अरे इंडिया वो ही है, काली मिर्च वाला है भाई, क्यों परेशान कर रहा है। तो मान लो मैं, मेरा दोस्त आएगा, इतने टाइम में आप लोग चले गए तो फिर मेरे दोस्त को कौन लेके जाएगा। अरे तू टेंशन मत कर, हम इधर ही रहते हैं भाई, 24/7 हमारा इधर ही परमानेंट अड्डा है इधर। ठीक है, तो पक्का ना आप लोग ले जाओगे। अरे पक्का, तू जा अपने दोस्त को भेज दे। बार्थोलोम्यू डियाज वापस आता है हेनरी के पास और आकर प्रिंस हेनरी को कहता है, प्रिंस हेनरी एक जगह नजर आई है जहां से भारत जाने की आशाएं मिली हैं। क्या मिली है? आशाएं मिली हैं, मतलब भारत जाने के लिए अच्छी आशाएं मिली हैं, गुड होप। इसलिए इस कैप का नाम कर दिया गया कैप ऑफ गुड होप। हिंदी में तो इसको कहा ही जाता है आशा अंतरीप। ठीक है गाइज, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, क्योंकि फिर मैं इसे मिटाऊंगा। अब प्रिंस हेनरी एक बंदे को अपॉइंट करता है, उसका नाम है वास्को डिगामा। आपने नाम सुना होगा बचपन से जरूर। वास्को डिगामा को 4 जहाज, 2 तोपे, 170 यात्रियों के साथ लिस्बन बंदरगाह से रवाना किया जाता है। लिस्बन बंदरगाह पुर्तगाल में पड़ता है, वहां से इसे रवाना किया जाता है। खास बात सुनो एक, जिस दिन वास्को डिगामा को रवाना किया गया उस दिन पुर्तगाल के सभी चर्चों में घोषणा की गई कि प्रेयर की जाए कि वास्को डिगामा सफल हो। लिस्बन बंदरगाह पर पुर्तगाल के राजा, बड़े बड़े मंत्री, पादरी लोग आए और उन्होंने प्रार्थना की कि वास्को डिगामा सफल हो। और वास्को डिगामा से कहा, वास्को डिगामा प्लीज तू लौट के आना और जल्दी लौट के आना, पर खाली हाथ मत आ जाना। काली मिर्च बगैर रहा नहीं जा रहा है यार, शरीर का पूरा करंट खत्म हो गया है, तू काली मिर्च लेके आ। वास्को डिगामा यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता चलता अफ्रीका के इस भाग पर, मतलब कैप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाता है, आशा अंतरिप पर पहुंच जाता है। यहाँ उसको एक बंदा मिलता है, अपने गुजराती भाई थे। मतलब कुछ लोगों के लिए होता है ना कि कानून बनते ही तोड़ने के लिए, वैसा ही ये जो लोग व्यापार करने के लिए जाते थे उनके लिए भी ऐसा ही था कि उनके लिए कलीवज्जे तोड़ने के लिए ही बना था। ठीक है गाइज, तो गुजराती थे, एक अब्दुल मनिक नाम था इनका। वास्को डिगामा इनसे मिलते हैं कि मोटा भाई मुझे इंडिया जाना है। मोटा भाई कहते बिल्कुल ले चलेंगे, तो किराया निकाल। वास्को डिगामा उसे किराया देता है। तो ये कहता है भाई वो भारत वो काली मिर्च वाला। वास्को डिगामा वो बार्थोलोम्यू अब्दुल मनिक कहता है कि हाँ वही, वहीं उसी भारत में ले चलूंगा तुझे, तू टेंशन मत ले। वास्को डिगामा पीछे पीछे, अब्दुल मनिक आगे आगे। अब्दुल मनिक ने वास्को डिगामा का मार्गदर्शन किया था, इसलिए अब्दुल मनिक को वास्को डिगामा का मार्गदर्शक कहा जाता है। रास्ते में कई मुश्किलें आई, रास्ते में युद्ध करने पड़े, क्योंकि समुद्र में समुद्री लुटेरे होते हैं तो उनसे बचने के लिए युद्ध करने पड़ते हैं। कई बीमारियां फैली, कुछ लोग भूख के कारण मरे। 170 यात्रियों में से 117 यात्री मर गए थे रास्ते में, केवल 53 यात्री जिंदा बचे थे। लेकिन वास्को डिगामा वापस नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है यदि वह वापस पुर्तगाल चला गया तो लोग उसकी रैपट मार मार के मॉब लिंचिंग कर देंगे। वास्को डिगामा वापस न जाकर भारत की तरफ जाता है केवल 53 यात्रियों के साथ। वह पश्चिमी घाट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को। और उसने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की खोज की। ठीक है गाइज, अब वास्को डिगामा को भेजा किसने था? हेनरी ने। हेनरी को तो इस इतिहास में कहा ही जाता है हेनरी द नेविगेटर, एक ऐसा राजा जो अपने पास नाविक रखता था। ठीक है गाइज, अब वास्को डिगामा ने भारत की खोज भी कर दी। अब एक चीज, हम कहाँ खो गए थे जो वास्को डिगामा ने हमारी खोज की? हम कहीं खो गए, या फिर ऐसा हुआ था कि किसी ने रिपोर्ट लिखाई भारत नाम का एक छोटा बच्चा है वो खो गया है, प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए, उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान है, उसे जल्दी से जल्द ढूंढ कर उसके मम्मी पापा को सही सलामत सौंपा जाए। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कतई नहीं था। हम कहीं नहीं खोए थे, हम जहाँ हैं वहीं थे।
हम इनके लिए खो गए थे, पश्चिमी रोमन साम्राज्य वालों के लिए खो गए थे, क्योंकि उनको काली मिर्च बनना, वो लोग समुद्र वाला रास्ता तो जानते नहीं थे, और स्थल वाले रास्ते से वो आ नहीं सकते थे। इसलिए उन लोगों ने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने भारत की खोज की है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।